हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी ग्रुप स्टडी पर। तो आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट यानी कि व्याख्यात्मक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेटों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो लोग हमारे चैनल को पे नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी ग्रुप स्टडी के माध्यम से हिंदी की 3 प्रकार से व्याख्या की जाती है। हिंदी के शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि व्याख्यात्मक प्रश्नों को सॉल्व कराया जाता है, और हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराया जाता है। साथ ही पुस्तकों का भी विश्लेषण किया जाता है, पुस्तकों की व्याख्या की जाती है। तो जो लोग जिन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना हो वो उनका सभी का स्वागत है चैनल पर, तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम रीतकाल के महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखते हैं रीतकाल में कौन कौन से प्रश्न हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन से हैं? बताना है कि रीतकालीन कवि कौन से हैं इनमें। ऑप्शन है नंददास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास हैं और चित स्वामी हैं। ग्रुप हमें बताना है। दूसरा है बिहारी है, मतीराम है, घनानंद है और हैं भूषण। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा भी सही हो जाएगा। डिटेल हम समझाएंगे, ठीक है, और ऑप्शन को ज़्यादा डिटेल में नहीं देंगे हम। इसके बाद है ये इनके व्याख्या है। व्याख्या है, रीतकालीन कवि है, बिहारी हैं, मतीराम है, घनानंद है, भूषण है, रसनिधि है, बोधा है, आलम है, ठाकुर है इत्यादि रीतकालीन महत्वपूर्ण कवि हैं। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारित कीजिए। कवियों का जो जीवन काल है उनका जीवन काल के अकॉर्डिंग लगाना है। ऑप्शन है घनानंद है, ठाकुर है, रसलीन है। फिर है इनका जो दूसरा है रहीम है, घनानंद है, रसलीन है। तो आंसर हो जाएगा बी सही, रहीम, घनानंद और रसलीन ठाकुर। रहीम का जन्म बहुत सबसे पहले हुआ है। देख लेते हैं इससे रिलेटेड प्रमुख व्याख्या। व्याख्या है, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खनखाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 लाहौर में हुआ था। रहीम के पिता का नाम बेरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना था। और रीतकाल के रीत मुक्त कवि, काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद। घनानंद का जन्म दूसरे नंबर पे आता है। घनानंद का जन्म 1673 ईस्वी है। ये बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था, कायस्थ परिवार में। इसके बाद दूसरा जो नाम आता है वो आता है दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह यानी कि मीर मुंशी। ये रहा करते थे मीर मुंशी के यहाँ पर, ठीक है। और इनकी 1760 में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद नाम आता है रसलीन का। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी था, ठीक है। ये रसलीन उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद बाकर था। रसलीन का जन्म 1689 ईस्वी में माना जाता है। इनकी मृत्यु 1750 ईस्वी के समथिंग है। और सबसे जो लास्ट नाम है वो है ठाकुर का। ठाकुर का पूरा नाम लाला ठाकुर, ठीक है, लाला ठाकुर दास था। इनका जन्म 1767 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। इनके पिता का नाम गुलाब राय था तथा जन्म काल के अनुसार ये सबसे लास्ट में आते हैं। तो आंसर इसका बी सही है। सबके क्रम बता दिए हैं सबके कवियों के। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है? महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि रीतकाल जो था उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी प्रवृत्ति थी, ये बताना है। ऑप्शन है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है वो है शब्द शक्तियों और काव्य के गुण दोष। तो आंसर इसका जो हो जाएगा, ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में प्रश्न बना है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा पहला हो जाएगा, क्योंकि रीतकाल में मोस्टली श्रृंगारिक रचनाएं लिखी गई हैं। नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन ये इस रीतकाल की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति मानी जाती है। वैसे तो प्रवृत्तियाँ बहुत हैं, लेकिन महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों में की बात करते हैं तो श्रृंगार रस विवेचन और नायिका भेद, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में है, रीतकाल में रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका के भेद का विवेचन मदिराम, तोष, रसलीन और प्रभृति इत्यादि अनेक कवियों ने किया है। इस काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगारिक विवेचन है। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, रीतकाल की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करना है। वो बतानी है कि कौन सी विशेषता रीतकाल की नहीं है। पहला है, रीतकाल में अलंकरण की प्रधानता है।
दूसरा है रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा रही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है, प्रश्न है रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है या रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ की प्रमुखता थी, या फिर रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता थी। तो ये हमने ऊपर बताया था, लक्षण ग्रंथ और श्रृंगार रस विवेचन रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। तो इसके साथ ही जो नहीं पूछा था, ऑप्शन है इसका सी सही। इसमें प्राकृतिक आलम्बन का वर्णन नहीं हुआ है, प्राकृतिक रचनाएं नहीं लिखी गई हैं रीतकाल में। मोस्टली श्रृंगारिक रचनाएं, अलंकारिक रचनाएं और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है रीतकाल में। तो इन तीनों ही जो प्रवृत्ति हैं उनको याद रखिएगा। देखते हैं इनकी व्याख्या। प्रश्न की व्याख्या है, रीतकाल में स्वतंत्र और आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण कम हुआ है। इसके बाद एक दो ही कवि हैं जिन्होंने प्रकृति चित्रण किया है और अन्यथा किसी कवि ने नहीं किया है। इसके बाद है रीतकाल की अन्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। लक्षण ग्रंथों का निर्माण श्रृंगार चित्रण, वीर और भक्त काव्य, नीत काव्य, ब्रज भाषा का उत्कृष्ट प्रयोग हुआ है, अलंकारिकता काव्य लिखे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है इसका प्रश्न है रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। ये अभी ऊपर प्रवृत्ति के रूप में हमने बताया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो रीतकालीन जो कवि थे वो मोस्टली किस भाषा में कविताएं लिखते थे। ऑप्शन है अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा और है बुंदेली। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही। रीतकाल में जितने भी मोस्टली कवि थे उनकी ब्रज भाषा ही उन्होंने प्रयोग की है। सभी की मोस्टली भाषा ब्रज भाषा ही रही है। किसी किसी ने खड़ी बोली में प्रयोग किया है, जैसे कि पद्माकर ने एक दो रचनाएं खड़ी बोली में की हैं, अन्यथा सभी ने ब्रज भाषा में की हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या है रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास में घनानंद, बिहारी, मतीराम, पद्माकर, देव, भिखारी दास नाम उल्लेखनीय हैं। भिखारी दास ने तो यह मिथ तोड़ा है कि ब्रज भाषा में रचना के लिए ब्रज रहना अनिवार्य है। इन्होंने कहा है कि ब्रज भाषा में रचना जो कर रहे हैं उन्हें ब्रज भाषा में रहना भी अनिवार्य है, ऐसा इन्होंने माना है। इसके साथ थोड़ा सा और लिखा है, पद्माकर की भाषा में सब प्रकार की भाषा है, शक्तियों पर कवि का आधिकारिक दिखाई पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कही तो इन्हीं भाषा में ऋग्नधु मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी बोली खड़ी करती है। ठीक है, यह वही भाव या रस की धारा बहती है, कहीं अनुप्रास की झंकार उत्पन्न करती है तो कहीं वीर पर्थ की शुद्ध वाहिनियों के सामने अकड़ती है और कड़कती है। ठीक है, ये थोड़ा सा व्याख्या है, कोई खास नहीं है। अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। तो इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न है प्रश्न है रीत योगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा है। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि रीतकाल में किस छंद का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। ऑप्शन है सवैया का हुआ है, दोहा का हुआ है, चौपाई का या फिर छप्पई का हुआ है। तो आंसर होगा इसका ए सही। सवैया छंद मोस्टली ज़्यादा लिखा गया है रीतकाल में। देखते हैं इसकी व्याख्या। रीतकालीन कवियों ने परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया है, जिनमें कवित, सवैया, दोहा इत्यादि था। किंतु सर्वाधिक रूप से इस युग में कवियों का सर्वाधिक जो प्रिय छंद रहा है वो सवैया रहा है। इसका प्रयोग उन्होंने श्रृंगार रस में किया है। महत्वपूर्ण ये तथ्य है, तो आप सभी लोग नोट कर लें इसको। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है। अच्छा प्रश्न है, ये बहुत रिपीट होता है एग्जाम में, तो सभी से निवेदन है इसे नोट जरूर कर लें। ठीक है, और देखते हैं। ऑप्शन है केशव है, चिंतामणि है, मतीराम है और है बिहारी। तो आंसर इसका दो रूपों में दिया जा सकता है, क्योंकि इसके जो प्रवर्तक के रूप में लोग अलग अलग मत के लोग हैं, अलग अलग रूप से मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल हैं वो चिंतामणि को इसका कवि प्रवर्तक मानते हैं रीतिकाल का, लेकिन नागेंद्र जो है वो केशव दास को मानते हैं। तो आप दोनों ही याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसकी व्याख्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतकाल का परंपरा का प्रवर्तक माना है, रीतकालीन परंपरा का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि के उपरांत रीत काव्य परंपरा का अविच्छिन्नीय रूप जो मिलता है, ये थोड़ा सा कट गया है यहाँ पर। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भागीरथी मिश्र ने रीतकाल के प्रवर्तक आचार्य केशव को माना है, और विश्वनाथ मिश्र ने हिंदी रीतकाल प्रवर्तक केशव को माना है।
चिंतामणि ने रीतिकाली को काव्य स्वभाव कहा है। ये इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देव ने रीतिकाल को काव्य का द्वार कहा है। ये तथ्य है, तो आप इनको याद रख लेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है रीत हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं से माना जाना चाहिए। ये कथन आप लोग समझ गए होंगे कि किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन है इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, मिश्र बंधु हैं और हैं रामकुमार वर्मा। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि इसी से रिलेटेड ऊपर प्रश्न था। तो चिंतामणि को इन्होंने माना है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी सही, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद देखते हैं इसकी व्याख्या को। व्याख्या है हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीतकाल के आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे वक्तव्य, विवेक, कविकुल पतरू और काव्य प्रकाश, ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य में सब अंगों का पूरा निरूपण किया है और पिंगल तथा छंद शास्त्र पर भी इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है, ऐसा माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है रीतकाल का समय सीमा क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बताना है कि रीतकाल की समय सीमा क्या है। ऑप्शन है 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत और 1343 से 1700 विक्रम संवत, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हम सभी जानते होंगे, आंसर हो जाएगा हमारा बी सही। 1700 से लेकर 1900 का जो समय काल रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, वो रीतकाल का समय रहा है। देखते हैं इसका परिभाषा यानी कि व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल की समय अवधि 200 वर्ष मानी है। कुल समय सीमा है इन्होंने 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत यानी कि 1643 से 1843 ईस्वी माना है। कभी कभार ईस्वी में अभी आ जाता है, तो दोनों ही याद रखना है आप सभी को। इसके बाद है गणपत चंद्र गुप्त, मोहन अवस्थी, राम रतन भटनागर और हैं रमाशंकर शुक्ल, रामखिलावन पांडे आदि रीतकाल का आरंभ 1600 ईस्वी से मानते हैं। ये रामचंद्र के शुक्ल के अकॉर्डिंग है। सर्वमान्य वैसे रामचंद्र शुक्ल का ही माना जाता है, तो आप रामचंद्र शुक्ल को याद रख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है। उत्तर मध्यकाल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन है श्रृंगार काल और अलंकृत काल, रीतकाल या फिर मध्यकाल। तो आंसर हम लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि उत्तर मध्यकाल जो इन्होंने मानना है वो रीतकाल को माना है, और पूर्व मध्यकाल इन्होंने रीतिकाल को भक्तिकाल को माना है। भक्तिकाल को माना है पूर्व मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल माना है इन्होंने रीतिकाल को। ठीक है, रीतिकाल को ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल लगभग 1643 से 1843 को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का नाम दिया है, तो सभी जानते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। अच्छा प्रश्न है, बहुत रिपीट हुआ है हर एग्जाम में। और ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ, मिश्र बंधु और रमाशंकर शुक्ल। तो इन्होंने जो माना है रीतकाल को श्रृंगार काल माना है आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, और रीतकाल माना है रामचंद्र शुक्ल ने। मिश्र बंधु इसे अलंकृत काल कहते हैं, अलंकृत काल। इसके बाद रमाशंकर शुक्ल इसे कलाकाल कहते हैं। ठीक है, कलाकाल कहते हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा बी सही, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या है इसकी रीतकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों पर्याप्त मतभेद रहा है। रामचंद्र शुक्ल इस रीत युग को रीत ग्रंथों की बहुलता को देखते हुए रीतकाल नाम देते हैं। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल नाम दिया है। इसके साथ ही रमाशंकर शुक्ल इसे कलाकाल नाम देते हैं। आदि कालों को जय काल कहकर संबोधित करते हैं, और बाकी जो काल हैं वो रमाशंकर शुक्ल इन्हें जय काल कहते हैं। इस प्रकार इस काल का सबसे अधिक जो सार्थक नाम है वो आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने दिया है, यानी कि श्रृंगार काल। ठीक है, जय किशन प्रसाद और खंडेलवाल प्रभूति की दृष्टि से श्रृंगार काल है ये, तो ये इनका समर्थन करते हैं आचार्य विश्वनाथ मिश्र का। तो आंसर इसका हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य में रीत
को श्रृंगार काल किसने कहा है? ये तो अभी प्रश्न आया था, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, दोबारा रिपीट होगा, ठीक है। इसके बाद कलाकाल रमाशंकर शुक्ल ने कहा है, ये दोबारा से बताने से कोई फायदा नहीं है। रीत काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है, इसी में भी कोई समझने वाली बात नहीं है, चारों प्रश्न दे दिए हैं। और रीत काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? ये थोड़ा सा मानने वाला प्रश्न है, तो आप देख सकते हैं। ऑप्शन है इतिहासकार तो मिश्र बंधु होंगे, ठीक है, तो आंसर इसका है ये सही। इसके बाद यही प्रश्न है, रीत काल को अलंकृत काल किसने माना है? तो अभी बताया था मिश्र बंधुओं ने, दोबारा से रिपीट हुए हैं इसमें प्रश्न। तो आज इतना ही, और इसके साथ नेक्स्ट दूसरे टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे और नए प्रश्नों के साथ। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो थैंक यू।